सफल होगी तेरी आराधना। हाँ बहन जी। बहू तो बड़ी खूबसूरत है। आंखें तो बड़ी सुंदर दिखे हैं बहुरिया की, एकदम हिरनी जैसी। अरे रंग भी तो सफेद है, एकदम में दुधिया वाला। हाँ, अपने माधव से तो बहुत गोरी है। तुम सबने बहू का चेहरा देख लिया है तो हटो, अब हम भी बहू का चेहरा देखें। वाह 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 वाह, मेनका बहू तो बहुत सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। जीती रहो, जीती रहो। दूधो ना पूत फलो बहुरिया। ये लीजिए जीजी, खाई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आराधना पाटिल। मेनका, ये लड़की हमारी बिरादरी से नहीं है। बुआ जी मुंबई में रहती है, वही तो मिली थी बड़े भैया को, है ना बड़े भैया? क्या सीख कर आई है? घर का काम का तो आता है ना? वो और हमारी बिरादरी का खाना बनाना आता है ना? मला सगळी कामं येतात। माझ्या घरातली सगळी कामं मीच करायची। दैया रे, ये कौन सी भाषा में बोल रही है? मराठी। मुंबई से आई है ना, तो कभी कभी मराठी बोल लेती है। वो मुंबई में थी, अब बरेली में है, तो यहाँ की भाषा सिखाओ उसे। ससुराल में ससुराल के रंग ढंग अपनाने पड़ते हैं। हाँ बुआ जी सही कह रही हैं आप। अब देखिए मैं भी तो लखनऊ से हूँ, मिस इंडिया रह चुकी हूँ। उसके बाद भी मैंने यहाँ के सारे रीति रिवाज सीख लिए, इसको भी सीखने पड़ेंगे। ये बुआ जी ये मुंबई में मिली थी बड़े भैया को, ये टिफिन सर्विस करती थी, घर घर खाना देती थी जाकर। मतलब ये खाना पकाने वाली है? हाँ बुआ जी। परिवार में कौन कौन है? मेरी काका काकी और बहन है। अम्मा बाबूजी, दादा दादी? वो मेरे दादू कुछ दिन पहले ही गुजर गए और आई बाबा नहीं है। मतलब अनाथ हो। माधव, ब्याह करने से पहले लड़की का खानदान और हैसियत। अरे जीजी, अरे तेरी सांस लेने की कोशिश कीजिए। किशन, डॉक्टर को फोन कर। जी दीदी। जीजी, इसके लिए कहते खाने का टाइम बात नहीं करनी चाहिए, खाना अटक जाता है। सब लोग 1 मिनट रुकिए। देखिए आप ऐसे ऐसे रखिए हाथ। बस आप थोड़ा संभालिए। रसगुल्ला अटका था। ठीक है आप निकल गया ना खाना बाहर। इन्हें पानी दीजिए, ले लीजिए। बहन, जीती रहो बेटा, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। अरे ठीक हो गई, इसके नुस्खे से ठीक हो गई। थैंक्स। माधव, ये तेरी बहू बहुत समझदार है।
हमारे गांव में भी अगर किसी के गले में खाना अटकता था ना, तो हम लोग ऐसे ही पीठ पे थपथपाकर ठीक करते थे, क्योंकि गांव में कोई अस्पताल या डॉक्टर इतनी आसानी से कहाँ मिलता है। वाह, गांव में पली बड़ी है, पर ऐसी गुणी, संस्कारी, समझदार बहू आज तक इस खानदान में नहीं आई है। चाहे हैसियत में कम हो, पर संस्कारों में, परवरिश में कोई कमी नहीं है। आराधना, तू तो मेरे दिल को भा गई। डिम्पल, सीखो अपनी जेठानी से कुछ। अगली बार आऊं तो थोड़ी अक्ल में इजाफा होना चाहिए। जाओ, रसम की थाली लेकर आओ। कौन सी रस्म बुआ जी? भूल गई? बेटे बहू का अंगूठी खेला नहीं होगा। जाओ, रसम की थाली लेकर आओ। अभी लाई। आराधना बेटा, इस खेल को तुम्हें ही जीतना है, वरना घर में पति की चलेगी। इस घर के मर्द तेज और गुस्सैल होते हैं। अगर वो जीत गए तो जिंदगी भर तुम पर रोब झाड़ेंगे। बात तो आपने सही कही है बुआ जी, है तो ये बड़े ही गुस्से वाले। भौरिया, हाथ आगे करो। ए बबुआ, हाथ आगे करो ना। ध्यान से भौरिया, हाथों में जीतना है। अरे, हमारी बहुरिया जीत गई। जीती रहे बेटा। ये क्या, बहू की मांग में सिंदूर नहीं भरा आज? इन बातों का ध्यान रखना चाहिए बेटा। ब्याहता को सुनी मांग शोभा नहीं देती। जिलेबी, सिंदूर लेके आओ। बुआ जी, वो मांग में बाद में भर लेगी ये सिंदूर। मेनका, अपनी इन्हीं बातों से तू आज तक मैके में बैठी है। सुना नहीं? सिंदूर लेकर आओ। अच्छा है, जिज्जी को उनकी सही जगह बुआ जी ही दिखा सकती हैं। माधव, बहरिया की मांग में सिंदूर भरो। माधव, सिंदूर भर।
कर रही थी तुम? कोई गलतफहमी मत रखना। बाहर जो कुछ भी हुआ वो बस एक दिखावा था। तुम्हारी मांग में ये जो सिंदूर है ना, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, और ना ही तुम मायने रखती हो। सबके सामने बहुत आसानी से झूठ कहा ना, इस दुनिया के सामने, कि हम दोनों का रिश्ता है, हम दोनों का एक बच्चा है। क्योंकि है सच मानो तो बस एक सौदा है जो तुमने मेरे साथ किया है। अपना झूठ मुझ पर थोपा है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि है मुझसे शादी करना चाहती थी तुम, एक बड़े परिवार की बहू बनना चाहती थी तुम, मुझसे इसलिए शादी की है ना। लेकिन अफसोस कि शादी करने के बाद भी ना ही तो मैं तुम्हें कभी अपनाऊंगा, और जो ये हरकत की है तुमने उसके लिए ना ही कभी माफ करूंगा। मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में सिर्फ दामिनी है, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। तुम्हारी मांग में ये जो सिंदूर है ना, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, और ना ही तुम मायने रखती हो। रुकिए। आपने शादी के पहले, शादी के बाद और आज तक मुझे बहुत कुछ सुनाया है, बहुत बुरा भला कहा है मुझे, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज आपको मेरी बात सुननी होगी। मैंने कई बार आपसे सच बोलने की कोशिश की, लेकिन आपने हर बार मेरी बात को अनसुना कर दिया। शादी के पहले भी आपसे सच कहने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन आपने मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। और मैं जब घर से बाहर जा भी रही थी तो अगले ही पल सब कुछ बदल गया। उसकी भी जिम्मेदार तुम खुद हो। जी नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मेरा सच तब भी वही था और आज भी वही है। वो वीडियो मैंने नहीं बनाया था। फिर भी आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं आपकी वो भी सजा मंजूर कर लेती अगर मुझे अपने विनायक की फिक्र नहीं होती तब, क्योंकि आपके इतने सारे एहसानों के बोझ के तले दबी हूं मैं। आप बहुत बड़े आदमी हैं साहब, लेकिन मैं तो बस मुंबई की चौल की एक मामूली सी लड़की हूँ। आपके साथ शादी करना, आपकी पत्नी बनना और आपके इस घर में रहना, इन सब के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि मेरी आम जिंदगी की आम ख्वाहिशें हैं बस। इसीलिए मैंने इस शादी के लिए ना ही कोई चाल चली है, ना ही कोई खेल खेला है। और ये शादी ना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कोई लड़की नहीं चाहती कि वो ऐसे रिश्ते में आए, ऐसी शादी करे जहाँ ना तो प्यार है, ना अपनापन है, ना ही कोई इज्जत। ओहो, अपनी बकवास बंद करोगी तुम? सच तो ये है कि तुम पहले भी झूठ बोल रही थी और अब भी झूठ बोल रही हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है और झूठ बोलने का मुझे कोई शौक नहीं है।
लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सच सुनने की हिम्मत है आप में? क्योंकि ना आज तक जब भी मैं आपके पास आई हूँ सच बोलने, आपने हमेशा उसे नकारा, हमेशा उस सच से भागते आए मैं हैं। किसी भी चीज से भागता नहीं हूँ आराधना पाटिल, और मैं तुम्हारी बात को इसलिए नकारता हूँ क्योंकि मुझे कहानियां सुनने का कोई शौक नहीं। ये कोई कहानी नहीं है, वो आपका, मेरा और विनायक की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सच नहीं, झूठ है, झूठ। 100% सच है वो। आपके मानने या ना मानने से सच नहीं बदलने वाला। ये बात सच है कि जब मैं आपसे बदायूं में मिली थी तब भी मैं इस बच्चे के पिता को ही ढूंढ रही थी। मुझे तब सच में नहीं पता था कि आप ही विनायक के पिता और दामिनी जी के पति हैं। मैंने समाज के सामने कोई भी झूठा दावा नहीं किया है और मैंने मेरे विनायक की भी कोई झूठी कसम नहीं खाई है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप एक बार ठीक से याद कीजिए कि मैंने उस दिन क्या कहा था। मैं मेरे विनायक की कसम खाकर कहती हूँ, ये बच्चा माधव साहब जी का ही है। ये बात सच है कि ये बच्चा आपका है। ये आपका और दामिनी जी का बच्चा है। और मैं उसकी सरोगेट माँ हूँ जिसे आपकी पत्नी दामिनी जी ने खुद चुना था। मुझसे बस एक गलती हुई कि मैं इस बच्चे के पिता के बारे में ढंग से बता नहीं पाई, क्योंकि उस दिन जब आपने कंप्यूटर में चेहरे का नक्शा बताने को कहा था तो मैं आपका चेहरा आपको कैसे बताती, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उस वक्त मेरे दिमाग में जो कुछ भी आया मैंने बस वही कह दिया। और इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, कुछ समझ पाती, इसके पहले ही एक तस्वीर बन चुकी थी, एक गलत तस्वीर। और ये गलत तस्वीर बनाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। और मैंने ये बात बताने की भी आपको कोशिश की थी, लेकिन आपने तब भी मेरी बात नहीं सुनी। और मुझे सुनना भी नहीं है कोई सबूत तुम्हारे पास? इस बात का मेरे पास सबूत है। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं दामिनी जी से मिली थी? मेरे पास उस बात का सबूत है। आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। और मेरा ये कमरा तुम्हारे पास रहेगा, मतलब मेरे बच्चे के पास रहेगा। ये कंगन, ये कंगन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये कंगन दामिनी जी की निशानी है जो उन्होंने मुझे तब दी थी जब वो मुझसे पहली बार मिली थी। 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सिद्धि विनायक मंदिर के पास मिली थी वो मुझे। और तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि जब वो मुझसे अगली बार मिलने आएंगी तो अपने पति को भी साथ लेकर आएंगी। लेकिन इसके पहले कि वो हो पाता, उनका देहांत हो गया।
और साहब जी, मैंने दामिनी जी से वादा किया था कि मैं उनके बच्चे को सही सलामत उनकी गोद में सौंपूंगी, और आज तक मैं अपने सच्चे मन से वो वादा निभाती आई हूँ। और ये कंगन लेकर मैं उसके पिता को ही ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दामिनी जी तो नहीं रही, लेकिन मैंने खुद से भी ये वादा किया था कि मैं विनायक को उसके पिता से मिलवा कर ही रहूंगी, और मैं वही वादा पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये कंगन तो दामिनी का ही है। आखिरी बार जब वो घर से निकली थी तो यही तो पहन के निकली थी, और उसकी मौत के बाद उसके सारे गहने कमरे में ही हैं। ये कमरे में इतना धुआं कैसे? विनायक, ये घड़ी किसने लगाई? विनायक, विनायक! कुछ नहीं हुआ विनायक, कुछ नहीं हुआ। देख, तेरी आई है तेरे साथ में। और मैंने मेरे विनायक की भी कोई झूठी कसम नहीं खाई है। मैं उसकी सरोगेट माँ हूँ, जिसे आपकी पत्नी दामिनी जी ने खुद चुना था। ये कंगन दामिनी जी की निशानी है, जो उन्होंने मुझे तब दी थी जब वो मुझसे पहली बार मिली थी। तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अकेले करना है ना, अकेले करो। उस दिन झगड़े के बाद जब दामिनी घर से निकली तो उसके हाथ में कंगन थे, ये तो मुझे याद है। लेकिन जब उसकी बॉडी मिली तब कंगन थे या नहीं पता नहीं। एक बार वो बॉक्स चेक करता हूँ। उसकी बॉडी से जो ज्वेलरी मिली थी सब उसी बॉक्स में है। यहाँ आग कैसे लगी? मैंने तो सिर्फ दिया जलाया था ना, उसमें कपूर नहीं डाला था मैंने। कहीं मैंने गलती से नहीं। अगर मैंने कपूर जलाया भी होता तो मैं इसे ऐसे छोड़कर नहीं जाती। और ये दरवाजा तो मैंने बंद नहीं किया था। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई तो आया था। इसका मतलब है कि मेरे घर में होने के बावजूद भी किसी ने विनायक पर हमला किया। पिछली बार भी उस पर किसी ने हमला किया था, लेकिन मैं आज तक उस इंसान का पता नहीं लगा पाई हूँ। नहीं, अब बहुत हो गया। अब तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि मेरे विनायक का दुश्मन आखिर है कौन।
कंगन तो बिल्कुल इस कंगन की तरह है। उस हादसे वाले दिन दामिनी दोनों कंगन पहन के गई थी क्योंकि उसकी जोड़ी है, तो उसके शरीर से 2 कंगन बरामद होने चाहिए थे जो इस बॉक्स में होने चाहिए थे, लेकिन इस बॉक्स में सिर्फ एक ही है। और उस हादसे के बाद मैंने लॉकर नहीं खोला, ना किसी और को खोलने दिया है। इस लॉकर की चाबी भी मेरे पास है। तो क्या आराधना सच कह रही है? 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सिद्धि विनायक मंदिर के पास मिली थी वो मुझे। उस हादसे वाले दिन दामिनी मंदिर तो गई थी और उसका एक्सीडेंट भी मंदिर के आसपास ही हुआ था। क्या ये सच है कि दामिनी आराधना को मिली थी और मिलकर उसने ये कंगन आराधना को दिया था? और क्या ये सच है कि दामिनी ने बिना मुझे बताए सरोगेसी का जो प्रोसेस है वो पूरा करवाया और आराधना इस सरोगेसी की कैंडिडेट है? मेरी कादम्बरी से बात हुई है। क्या? उसे एक दूसरी सरोगेट मिल गई है, बस प्रोसीजर करना बाकी है। नहीं, ये आराधना सच तो नहीं कह रही। हेलो जी, आप जल्द से जल्द भारद्वाज मैंशन आ जाइए, एक जरूरी काम है। क्या कर रही हो तुम? आप घर की बड़ी हैं, मान्य है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपके पैर धो देती हूँ। अच्छा, ठीक है। कुछ नहीं जिज्जी, ये तो आपको पटाने का टेक्निक है। दीदी, आपके पायल का मोती कहाँ गया? यही कहीं गिरा होगा। ये रहा। ये आपके पायल का ही मोती है ना? हाँ हाँ। तो क्या आप मेरे कमरे में गई थी? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे कमरे में? अरे मैडम जी से ऐसे फालतू सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यहाँ ये उन्हीं का घर है, जहाँ चाहे जा सकती हैं, जो चाहे कर सकती हैं। तो क्या एक मासूम बच्चे की जान लेने की भी कोशिश कर सकती हैं ये? क्या बकवास कर रही हो तुम? इतना बड़ा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपनी औकात भूल गई हो क्या? तुम्हारी इतनी हैसियत? अरे तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम हमारे सामने खड़े रहकर बात भी करो। और आज तुम हम पर उंगली उठा रही हो। ये क्या हो रहा है यहाँ दीदी? ये तुम्हारी सो कॉल्ड पत्नी हम पर इल्जाम लगा रही है कि हमने इसके बच्चे को मारने की कोशिश की है। कुछ गलत नहीं कहा है मैंने। पिछली बार भी मेरे विनायक को मारने की कोशिश की गई थी और आज भी वही हुआ है। और एक माँ होने के नाते मैं हर बार तो चुप नहीं रह सकती ना। इसीलिए आज मुझे बोलना ही पड़ा। तो बताइए, क्या आपने मेरे विनायक को मारने की कोशिश की थी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम?
तुम मेरी दीदी के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा साहब जी, मैं अपने साथ कुछ भी गलत सह सकती हूँ, लेकिन इस बार बात मेरे बच्चे की है, तो मैं किसी से भी किसी भी तरीके से ये सवाल पूछ सकती हूँ। क्योंकि पिछली बार भी जब मैं विनायक को उसके पापा यानी कि आपके पास छोड़कर गई थी, तब भी उसे किसी ने ऐसे ही कड़कती धूप में छोड़ दिया था। और अगर उस वक्त मैं जरा भी देर करती आने में, तो विनायक नहीं बचता। क्या बोले जा रही हो? तुम्हें क्या हम सब खूनी नजर आते हैं जो तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश करेंगे? हाँ, और नहीं तो क्या माधव, हम मारने की कोशिश क्यों करेंगे? बोलो। क्योंकि आपको मैं और विनायक शुरुआत से ही नहीं पसंद है, और आप चाहती थी कि हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएं। और आज आपकी ही पायल का मोती मिला है मुझे मेरे कमरे में। आपसे बात करके जब मैं अपने कमरे में वापस गई तो पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था, और अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो विनायक को कुछ भी हो सकता था। और ये बार बार ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि ये जानती है कि विनायक आपका और दामिनी जी का ही बेटा है। माधव, ये लड़की क्या बोली जा रही है? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? जीजी, क्या आपने सच में बड़े भैया के बच्चे को? माधव जी, आपने बुलाया मुझे? जी, आइए। ये कंगन है ना, ये मुझे किसी से गिफ्ट में मिला था, और इसके अंदर देखिए आप ही की दुकान का नाम लिखा हुआ है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत शौक है ना तुम्हें? आज तुम्हारा सच सबके सामने वापस आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों कंगन में से इस कंगन की जांच करें और पता लगाएं कि असली है कि नकली है। लेकिन क्यों माधव? दीदी, इस आराधना पाटिल का कहना है कि ये मेरे और दामिनी की सरगेट कैंडिडेट है, और यही नहीं, इसका यह भी दावा है कि मैं और दामिनी विनायक के माता पिता हैं, और दामिनी ने खुद ये कंगन इसे दिया है, ये इसका दावा है। क्या? दीदी, ये बात तो सच है कि जिस दिन दामिनी का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन दामिनी ने ये दोनों कंगन पहने हुए थे। जब वो घर से निकली तब ये दोनों कंगन पहन के निकली थी, लेकिन जब उसकी बॉडी बरामद हुई तो सिर्फ एक ही कंगन था उसके पास, और ये कंगन इसने मुझे दिया। आप पता कीजिए कि ये कंगन इस कंगन के सेट का हिस्सा है कि नहीं, और ये वही कंगन है जो आपने हमारी दादी जी के लिए बनाया था, और सदियों से जो हमारे घर के बड़े बेटे और बहू को दिया जाता है। ये लग तो वही रहा है, फिर भी मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसे चेक करके बताता हूँ। बिल्कुल, आज सबको यहाँ सच का पता लग ही जाएगा। चलो अच्छा हुआ, सोना पिघल गया। और आज सबको पता लग जाएगा कि आराधना सच कह रही है झूठ, कि वाकई विनायक दामिनी और मेरा बच्चा है कि नहीं।
काला काला क्या है? ये असली है और ये नकली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कंगन नकली नहीं है, मैं जानती हूँ ये। माधव, हमने तुमसे कहा था ना, इस लड़की की किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। ये कभी मिली होगी तुम्हारी पत्नी दामिनी से। उसकी कहानी सुनकर इसे लगा होगा कि ये उसका फायदा उठा सकती है। उसके बैंगल की डिजाइन देखकर इसने नकली बैंगल बनवाई होगी और आज इसी बैंगल का इस्तेमाल करके ये एक नई और झूठी कहानी तुम्हें सुना रही है। नमस्ते जी। नमस्ते। अग्रवाल साहब नहीं आए? जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो आप आए, अच्छा लगा। ये लड़की तो वही है जो हमारी दुकान पर आई थी। मतलब? दरअसल ये है कि जो खानदानी कंगन मेरे पिताजी ने आपके घर के लिए बनाए थे, ये वही कंगन लेकर हमारी दुकान पर आई थी। देखिए, जिन्होंने मुझे कंगन दिया था ना, उनका नाम दामिनी है। और ये उसी औरत के घर का पता ढूंढ रही थी। उस टाइम थोड़ा व्यस्त था, मैं जवाब नहीं दे पाया और फिर उसके बाद इससे कभी भी बात नहीं हुई। और आज भगवान का इंसाफ देखिए, इसकी शादी माधव जी से हो रही है। तो ये कंगन दामिनी की निशानी है इसके पास, जिसके सहारे ये माधव तक पहुंच गई। और ये कंगन इसकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत भी है। शादी के बाद माधव ने आराधना को घर से निकाल दिया था, तो मुझे लगा बला टल गई। पर जब ये जबरदस्ती इस घर में घुस आई, उसी दिन मुझे शक हो गया था कि एक ना एक दिन ये कंगन वाली बात जरूर उठेगी और ये उस कंगन को सबके सामने जरूर लाएगी। तूफान का इंतजार करना मेनका की आदत नहीं है। उससे पहले ही अपनी छत इतनी मजबूत कर लो कि जब आंधी आए तो वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए। यही है तुम्हारा सच, वो सच जो तुम चिल्ला चिल्ला के सबको बोल रही थी। आज तक तो तुमने सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, सिर्फ मुझसे झूठ बोला था। लेकिन आज जैसी दीदी पर इल्जाम लगाया कि वो कातिल है। तुमने तो सारी हदें पार कर दी आराधना पाटिल। तुम इतना गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता था। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और माफ करना तो दूर की बात है। जब मैंने साहब जी को सच्चाई बताने की कोशिश की, किसी ने रोक दिया। वो संदेश भी उन तक नहीं पहुंचा। मेरी चिट्ठी भी किसी ने फाड़ के फेंक दी और आज ये कंगन भी बदल दिया। लेकिन वो कंगन तो मेरे पास मेरे डब्बे में ही थे, फिर वो बदले कैसे? मतलब घर में ही कोई ऐसा है जो साहब जी तक ये नहीं पहुंचाने देना चाहता कि विनायक उनका और दामिनी जी का बेटा है। ऊपर से विनायक पर भी खतरा है इस घर में। अब ना तो मुझे किसी का झूठ सुनने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मुझे किसी की शक्ल देखनी है। बेहतर ये होगा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाए।
इन्होंने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? अब क्या पूछना है इन्हें मुझसे? पता नहीं किस्मत मुझसे क्या चाहती है। जितना भी दूर जाना चाहता हूँ इस लड़की से, किस्मत कभी ना कभी, कैसे ना कैसे इस लड़की को मेरे सामने ले आती है। इसकी छाती में तो बलगम जमा हो गया है। हाँ, वो बदायूं वाली काकी ने मुझे एक तेल बताया था ना। कैसी बदकिस्मती है ये जो विनायक और साहब जी दोनों ही एक दूसरे के करीब होने के बाद भी एक दूसरे से इतना दूर है। खून अक्सर खून को पुकारता है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों साहब जी अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहे? ये कैसी नाइंसाफी कर रहे हैं आप पापा? क्यों अपने पिता के करीब होने के बाद भी विनायक के सर पर अपने पिता का हाथ नहीं है? क्यों उनकी गोद में जाने के बाद भी विनायक को अपने पिता का ऐसा दुलार नहीं मिल रहा? ऐसा मत कीजिए ना पापा, इतनी परीक्षा मत लीजिए आप विनायक की, उसे उसके पिता से मिलवा दीजिए। इतनी रात को ऐसे चुपकर मेनका मैडम कहाँ जा रही है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।